बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट है ग्रुप 6A एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो 16th ग्रुप जो है इनको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो ऑक्सीजन है। और इसके अलावा इनको कैल्कोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, वो क्यों कहते हैं वो भी मैं रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स देख लेंगे कौन कौन से आ जाते हैं इसमें। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लेवरमोरियम। ठीक है, ये हैं टोटल हमारे पास ग्रुप 16th के एलिमेंट्स। और इनमें से अगर हम बात करें मेटालिक करैक्टर की, तो डाउन द ग्रुप आप लोगों को पता है मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। तो फर्स्ट वाले जो 3 हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड सिलीनियम। बाकी टेल्यूरियम और पोलोनियम जो हैं ये मेटलाइड्स हैं, और लेवरमोरियम जो है ये हमारे पास मेटल है। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम यूजुअली स्टडी नहीं करेंगे, मीन के नहीं करते स्टडी। और पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है, तो उसको भी हम स्टडी नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं। ठीक है, अब इनके मेटालिक करैक्टर की बात हो गई। उसके बाद साइज़ की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड है, साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस ग्रुप का ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद। ठीक है, इसके अलावा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं इनकी, अच्छा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन की हुई है NH2 NP4। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं इनकी। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की +1 +2 -2 -1 -1/2 वगैरह ये हो सकती हैं। और सल्फ़र और बाकी सब जो हैं ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन सब शो करते हैं, +4 एंड +6। ठीक है, पोलोनियम तक। लेकिन लोअर मेंबर्स जो हैं वो आप लोगों को पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलोनियम एंड टेल्यूरियम जो है वो रहना पसंद करेंगे, सिलीनियम के कंपाउंड्स भी। और जो सल्फ़र है उसकी +6 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा सल्फ़र की +2 और -2 भी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और सिलीनियम की भी +2 -2 हैं, और टेल्यूरियम की भी +2 -2 हैं। और इसकी पोलोनियम की बात करें तो +2 है, -2 नहीं है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ना, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट जगहों पे, कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है, KO3 में -1/3 होती है, और OF2 में +2 होती है, और O2F2 में +2 होती है, एंड OF2 में +1 होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। उसके बाद हम बात करें तो लेवरमोरियम जो है ये फर्स्ट बनाया गया था इसे फर्स्ट टाइम 2000 में, और ये सिंथेटिक एलिमेंट है। इसकी जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप की हाफ लाइफ है वो 53 मिली सेकेंड्स है। इसके अलावा आप लोग जहाँ पे देखें तो सल्फ़र के कंपाउंड्स में आप देखें तो HCl6, HCl4, HCl2 ये सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं। इसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। इनको कैल्कोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है और फार्मिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपर गिवर। ठीक है, कॉपर गिवर मीन के फाउंड इन कॉपर ओर्स, कॉपर के ओर्स में प्रेजेंट होते हैं ये वाले एलिमेंट्स, 16th ग्रुप के एलिमेंट्स। इस वजह से इनको कैल्कोजेंस कहते हैं, या फिर ये और फार्मिंग है मीन के और बनाने वाले, या ओर्स में प्रेजेंट होते हैं कॉपर के ओर्स में। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस था ट्रेंड में, वो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि ऑक्सीजन वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट पे ऑक्सीजन को स्टार्टिंग में, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसकी सबसे कम है। हालांकि ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, इसका स्मॉल साइज़ है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, और इसकी काफ़ी सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं अपने ग्रुप के मेंबर से, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप का, और फर्स्ट मेंबर हमेशा यूनिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कम्पैक्ट नेचर है, मीन के इसका जो है
कम्पैक्ट नेचर जो है, इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट बिहेवियर होता है उसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर 2.5, सेलेनियम 2.4, टेल्यूरियम 2.1 एंड पोलोनियम 2.0 है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है टेल्यूरियम और पोलोनियम में। बाकी जो है डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज़ करते हैं। ऑक्सीजन का सबसे कम, सल्फर का उससे ज़्यादा, सेलेनियम का उससे ज़्यादा, फिर टेल्यूरियम ने आना था लेकिन पोलोनियम पहले आ जाता है और फिर टेल्यूरियम, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम इस तरह से लिखें, इन सबको सीक्वेंस में लिखें, तो फिर आप लोग इस तरह से सिंबल लगाएंगे कि सिलेरियम से ज़्यादा टेल्यूरियम का और पोलोनियम से भी ज़्यादा टेल्यूरियम का है, ठीक है। उसके बाद एलोट्रॉपी की बात करें तो ये सारे मेंबर्स जो हैं वो एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो करते हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन। सल्फ़र के होते तो ज़्यादा हैं लेकिन यूजुअली हम लोग 3 एलोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र एंड गैमा सल्फ़र, या फिर अल्फ़ा को हम रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं, बीटा को मोनोक्लिनिक सल्फ़र और गैमा को हम प्लास्टिक सल्फ़र कहते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट 2 हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं सल्फ़र की, और जो प्लास्टिक है ये हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं पहली 2, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो है ये क्रिस्टलाइन है। अल्फ़ा सल्फ़र जो है इसका कलर होता है लेमन येलो, और जो बीटा सल्फ़र है वो कलरलेस है, लेकिन बाज़ जगहों पे इसका कलर जो है वो डार्क येलो भी बताया हुआ है, तो इसको थोड़ा आप लोग सर्च कीजिएगा। क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट रेफरेंस से जब देखा तो एक जगह पे कलरलेस था और एक जगह पे जो है इसका डार्क येलो कलर बताया हुआ था। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक सल्फ़र, वो रैंडम उसका स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये अमॉर्फस है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता मीन के एटम्स का आपस में। इसमें ज़िगज़ैग टाइप जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन, और ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, रबर लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्यों होता है, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इस वजह से होती है कि इसमें इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, इस वजह से ये सॉफ्ट भी होता है और इलास्टिक भी होता है, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा सल्फ़र के थोड़े से डिफरेंसेस मैंने यहाँ भी लिखे हैं। अल्फ़ा सल्फ़र जो है ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्टेबल है, बीटा सल्फ़र अनस्टेबल है, और गैमा सल्फ़र जो है ये भी स्टेबल है। उसके अलावा जो है अल्फ़ा सल्फ़र है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल है और गैमा सल्फ़र भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल है, जबकि जो बीटा सल्फ़र है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल है। अल्फ़ा सल्फ़र S8 की फॉर्म में पाया जाता है और बीटा भी S8 की फॉर्म में, और जो गैमा सल्फ़र है उसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते एटॉमिसिटी को या नंबर ऑफ़ एटम्स को, क्योंकि उसमें जो है वो ज़िगज़ैग उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत से सल्फ़र एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी बताया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ याद रखिएगा, S8 में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 2.21 एंगस्ट्रॉम है और बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम आते हैं इन दोनों, इनके सल्फ़र के जो डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं इनके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा और डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो S8 है इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो जिसको क्राउन स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, ठीक है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा जो S6 होता है सल्फ़र का, S6 इसको हम एंजल्स सल्फ़र भी कहते हैं, इसका जो है वो S6 का चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चेयर, ठीक है, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है S8 का, इसको क्राउन शेप भी कहते हैं, और S6 का एंजल्स स्ट्रक्चर होता है और इसको चेयर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा और बीटा सल्फ़र जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, और अगर इस टेम्परेचर से हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जस्ट बीटा सल्फ़र जो है वो अल्फ़ा जो है वो बीटा में चेंज हो जाएगा, मीन के ग्रेटर देन 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे बीटा सल्फ़र जो है वो स्टेबल होता है और लेस देन 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फ़ा सल्फ़र जो है वो स्टेबल होता है। इसके अलावा वेपर्स की फॉर्म में जो सल्फ़र है वो S2 की फॉर्म में पाया जाता है और ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ऑलमोस्ट 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, याद कर लें, इसको लिख लें कहीं पे। इसके अलावा S2 जो है ऑक्सीजन O2 की तरह पैरामैग्नेटिक है नेचर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी एलोट्रॉप्स के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेनियम है, इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं, रेड एंड ग्रे। टेल्यूरियम के मेटालिक एंड नॉन मेटालिक 2 एलोट्रॉप्स। इसके अलावा पोलोनियम के अल्फ़ा एंड बीटा। उसके बाद कैटिनेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फ़र जो हैं इनके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है। ऑक्सीजन और सल्फ़र में कुछ हद तक होती है और नीचे जो है वो फिर डिक्रीज़ करती जाती है। उसके बाद जी अक्रंस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन से बनी हुई है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, यानी कि 1/4 बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा वाटर में तकरीबन 89% बाय वेट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है
48% और कैल्शियम कार्बोनेट जो है उस वो चॉक्स में, लाइमस्टोन में, मार्बल वगैरह में प्रेजेंट होता है। और सिलिका में 53% तक ऑक्सीजन होती है बाय वेट, और सिलिका जो है ये फ्लिंट और क्वार्ट्स वगैरह में पाया जाता है। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र की अकरेंस में अगर हम बताएं, इसको एक्सप्लेन करें अकरेंस को, तो सल्फ़र जो है ये फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाया जाता है। वाइडली फाउंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट इसके मेटेलिक सल्फाइड ऑर्स जो हैं, सल्फाइड ऑर्स में हमारे पास गैलिना, जिंक ब्लेंड, सिनाबार, स्टिबनाइट, कॉपर पायराइट और आयरन पायराइट हैं। इनके स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। गैलिना का है PbS यानी कि लेड सल्फाइड। इसके अलावा जिंक ब्लेंड में हमारे पास जिंक सल्फाइड आ जाता है, ZnS आ जाता है। सिनाबार में मर्क्यूरस सल्फाइड आ जाता है, HgS, और स्टिबनाइट में Sb2S3 आ जाता है, और कॉपर पायराइट में Cu2S.Fe2S3 सॉरी, आयरन पायराइट में FeS2 आ जाता है। और सल्फेट ओर्स में हमारे पास जिप्सम आ जाता है, CaSO4, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। हैवी स्पार में BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट आ जाता है। इसके अलावा सल्फ़र जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा प्याज में, मस्टर्ड में, हेयर में, ऑयल्स में, एग्स, प्रोटीन्स वगैरह में भी पाया जाता है। और कोल और पेट्रोलियम में भी सल्फ़र पाया जाता है। तो इट्स मीन इट इज़ वाइडली सेपरेटेड और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंपैरिजन करें अगर ऑक्सीजन और सल्फ़र का, तो सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, क्योंकि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दोनों डाईवैलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो करते हैं, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 O3 और सल्फ़र S2 S6 और S8। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो है ये जब मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव फॉर्म में और सल्फ़र जो है S2 नेगेटिव में, मीन कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है मेटल के साथ कंबाइन करके। सिमिलैरिटी हो गई दोनों की। इसके अलावा नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, और इसके अलावा ये फ्री और कंबाइन दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। डिफरेंसेस की बात करें ऑक्सीजन और सल्फ़र के, तो ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, सल्फ़र की ज़्यादा होती हैं। ऑक्सीजन गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, सल्फ़र सॉलिड है। ऑक्सीजन स्पेरिंगली सोलबल है वाटर में, सल्फ़र इनसोलबल है वाटर में। ऑक्सीजन कंबस्टन में हेल्प करती है ये गैस, और सल्फ़र जो है वो खुद कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और सल्फ़र जो है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन S2 की फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है, और वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे S2 जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है जी 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, और जो सल्फ़र है वो बॉइलिंग सल्फ़र जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन का एसिड्स के साथ और अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं होता, जबकि सल्फ़र जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और इसके अलावा अगर अल्कलीज के साथ इसका रिएक्शन हो तो सल्फाइड्स और थायोसल्फेट्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र ऑक्सीजन की -2 -1 -1/2 +1 +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की -2 +2 +4 +6, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इनकी तकरीबन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की। हाइड्राइड्स की बात करें तो ये डाई हाइड्राइड्स की फॉर्म में, जैसे H2O, H2S, H2SC, H2TE एंड H2PE की फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करता है, ओवरलैप जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, और एसिडिक करैक्टर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। मीन कि इनका बॉन्ड ईजिली टूट जाता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ओवरलैपिंग वीक होने की वजह से, बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से बॉन्ड ईजिली टूटेगा तो ये हाइड्रोजन दे देंगे ईजिली, H पॉजिटिव भी दे देंगे, और किसी और स्पीशी को हाइड्रोजन देंगे तो उसकी रिडक्शन भी कर देंगे। तो इनकी एसिडिक करैक्टरिस्टिक्स और इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करती हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाइड्राइड्स के लिहाज से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हाइड्राइड्स की, तो वाटर का सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो आपको पता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद नीचे से ग्रुप के बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करें तो ऊपर की तरफ हम आएँ तो डिक्रीज़ होता जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएँ तो इंक्रीज़ होता जाता है। वैसे वाटर वाला एक्सेप्शनल केस है, वो याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करें तो डाइऑक्साइड्स और ट्राईऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि O3, SO2, SeO2, TeO2 एंड POO2। ठीक है, ये सारे डाइऑक्साइड्स हो गए। ट्राईऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन नहीं बनाता, लेकिन बाकी सब SO3, SeO3, TeO3 एंड POO3। अच्छा, इनमें एसिडिक और बेसिक करैक्टर भी याद रखिएगा कि जो डाइऑक्साइड्स हैं तो फर्स्ट 2 जो हैं सल्फ़र और सेलेनियम के डाइऑक्साइड, ये एसिडिक हैं। टेलुरियम और पोलोनियम के एम्फोटेरिक होते हैं।
ट्राईऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक हैं, मीन के जो सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम के हैं। पोलोनियम जो है ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका जो ट्राईऑक्साइड है इसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि पोलोनियम का तो बनता ही नहीं है ट्राईऑक्साइड, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होता है किसी भी स्पीशी का। याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है किसी भी स्पीशी की। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज़ करता है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। और जो ट्राईऑक्साइड्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर उनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाईऑक्साइड्स। हैलाइड्स की बात करें तो डाई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स और हेक्सा हैलाइड्स बनाते हैं, और इनके हैलाइड्स जो होते हैं उनमें कोवेलेंट करैक्टर जो है वो हेक्सा हैलाइड्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेट्रा हैलाइड्स। और इसको हम कोवेलेंट करैक्टर या आयनिक करैक्टर को हम फजान्स रूल से चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बॉन्ड का पता लगाते हैं कि बॉन्ड या तो कोवेलेंट है या आयनिक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने समरी लिख दी है। आयनिक करैक्टर और कोवेलेंट करैक्टर के लिए फजान्स रूल क्या कहता है कि अगर तो कैटाइन का चार्ज जो है वो लो है और लार्ज कैटाइन है और स्मॉल एनाइन है, तो फिर जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान, कैटाइन और एनाइन के दरमियान, वो आयनिक करैक्टर का होता है। लेकिन अगर कैटाइन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई है, उसका स्मॉल साइज़ है और लार्ज एनाइन है, मीन के मोर पोलराइजेबल एनाइन है, तो फिर कोवेलेंट करैक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते जाते, मीन के हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम जाएँ तो हैलाइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। सिर्फ जो स्टेबल हेक्सा हैलाइड है वो हेक्सा फ्लोराइड होता है, ठीक है। हेक्सा फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सारे जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, उनकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, और sp2d2 sp3d2 जो है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कीजिएगा। ऑक्सीजन जो है वो हेक्सा हैलाइड नहीं बनाता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता। इसके अलावा टेट्रा हैलाइड भी इसी रीज़न की वजह से नहीं बनाता। SF4, SeF4 और SeF4 ये जो है इनकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, सीसा शेप होती है। डाई हैलाइड्स की बात करें तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगुलर शेप होती है और 2 लॉन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। डाई हैलाइड्स में जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है डाई हैलाइड्स। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं डाईऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है ये कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक गैस है, ऑर्डरलेस है। आइसोटॉप्स इसके ऑक्सीजन 16, 17, 18 ये हैं जो कि पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 16 पाया जाता है। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है ऑक्सीजन की। ओजोन की बात करते हैं तो प्योर ओजोन जो है ये पेल ब्लू गैस है, पेल ब्लू कलर होता है इसका। लेकिन अगर ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में हो तो फिर इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्लू हो जाता है, और अगर ये सॉलिड स्टेट में हो तो इसका वायलेट ब्लैक कलर हो जाता है सॉलिड या क्रिस्टलाइन स्टेट में। ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ पे बताए हैं। 2 ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट में जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूसरे दोनों ऑक्सीजन के दरमियान, और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेंट्रल एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -½ जो है वो चार्ज होगा। और इसके अलावा जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन, क्योंकि इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए ये ऑक्सीजन में ईजिली कन्वर्ट हो सकता है। इसमें इसके स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 1.5 होता है, ये याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग रोटन स्मेल होती है ओजोन की, अगर इसको हमने चेक करना हो ओजोन की प्रेजेंस को। इसके अलावा इसमें जो है अल्कोहलिक बेंजीनाइड सॉल्यूशन को ये ब्राउन कलर में चेंज कर देता है, और स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अल्कोहलिक टेट्रामिथाइल सॉल्यूशन को ये वायलेट कलर में चेंज कर देता है। और इसके अलावा मरकरी जो है, अगर मरकरी को इसके कांटेक्ट में लाया जाए तो मरकरी जो है वो अपनी फ्लूइडिटी और मिनिस्कस को लूज़ कर देता है, मरकरी जो लिक्विड है, ठीक है। और इसकी वजह से फिर वो ग्लास की वॉल्स के साथ उसकी मिनिस्कस नहीं बनेगी, तो वो उसके साथ जो है उसकी चिपचिपाहट स्टार्ट हो जाएगी, मीन के वो ग्लास में उसकी फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो थर्मामीटर वगैरह में इंस्ट्रूमेंट्स में हम यूज़ करते हैं ना, इस वजह से कि क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी जो है वो ज़्यादा होती है और वो मिनिस्कस बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ ओजोन के साथ जो है उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और उसकी मिनिस्कस ख़त्म हो जाती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ये वाटर में सोलुबल है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है। और इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिडक्शन के थ्रू इसकी ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है, मीन की इसमें जो है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है और ये कन्वर्ट करता है कलर्ड मैटर को कलरलेस में। अच्छा,
किस तरह से रिडक्शन टाइप इसकी जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर आगे जिस भी स्पीशीज के साथ उसने ऐड होना है तो रिड्यूस करना है उसको, ठीक है। और इसके अलावा रिडक्टिव ब्लीचिंग है ये, और ये टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है, और हवा के अंदर अगर कुछ देर उस मैटर को रख दिया जाए जिसकी इसने ब्लीचिंग की है तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बैंड या एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बॉन्ड एंगल इसमें भी 1.5 होता है और बिल्कुल ओजोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। SO2 जो है इसके रिड्यूसिंग नेचर होती है क्योंकि इसमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, और ये पिंक कलर के MnO4 सोल्यूशन को, MnO4- सोल्यूशन को Mn2 पॉजिटिव कलरलेस में चेंज कर देता है। SO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। या लाइम वाटर के अंदर इसको डाला जाता है तो CSO3 बनता है जिसका मिल्की कलर होता है, ठीक है, दूध जैसा। ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिटिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं यूजुअली मेटल्स के होते हैं, एसिटिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के, एम्फोटेरिक कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के होते हैं, और न्यूट्रल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और NO के। ये मैंने वैसे एडिशनल पॉइंट लिख दिया था, इसको स्किप कर दें। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की बात करें तो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड की तो कलरलेस गैस है, रोटन एग स्मेल होती है इसकी, हैवियर देन एयर है, टॉक्सिक गैस है, वाटर में सोलबल है, और इसका सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्रियल लेवल पे, और बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला एसिड है, ठीक है। और इट डज़ नॉट अकर एज सच इन नेचर, ये इस तरह अपनी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता। हाउएवर स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फाउंड इन द वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। कुछ स्प्रिंग्स और रिवर में एज सच ये पाया जाता है, लेकिन वैसे नेचुरली ये नहीं पाया जाता इतना ज़्यादा। इसको आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है और आयल ऑफ सल्फेट साल्ट्स। सल्फेट साल्ट्स के जो आयल्स होते हैं ना, सल्फेट साल्ट SO4 नेगेटिव आयन जिसमें प्रेजेंट हो, उनको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं ड्यू टू इस एक्सेसिव यूज़ इन स्पेशली इन इंडस्ट्रियल लेवल। और इसको पहली बार राबिन बिन हयान ने तैयार किया था 8th सेंचुरी में, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत ही मशहूर प्रोसेस है जिससे तैयार किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इसमें हम लोग 4 स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो है वो क्या किया जाता है, बर्निंग ऑफ सल्फर या आयरन पायराइड, मीन सल्फर को ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, उसकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। सेकंड स्टेप में प्यूरिफिकेशन की जाती है SO2 की, और उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड में हमारे पास डस्ट फिल्टर होता है एक, दूसरा वॉशिंग चैम्बर होता है और तीसरा ड्राइंग चैम्बर होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स भी इनको हम कहते हैं, इनकी डिटेल में आगे बताती हूँ आपको। थर्ड स्टेप में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तकरीबन 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ की जाती है वहाँ पे, और हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और कॉन्टैक्ट टावर के अंदर ये प्रोसेस होता है। स्टेप 4 में एब्जॉर्प्शन टावर होता है जहाँ पे ओलियम की फॉर्मेशन होती है और सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, और हमारे पास ओलियम की प्रोडक्शन होती है H2S2O7, ठीक है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्याज में भी पाई जाती है ये गैस, और जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जब प्याज जाता है तो फिर ब्रेन जो है ये सिग्नल भेजता है आंखों को कि वहाँ पे आंसू प्रोड्यूस किए जाएँ, तो वो आंसुओं के साथ मीन के सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ अमाउंट प्रोड्यूस होती है जिससे जलन होती है आंखों में। डाइल्यूशन टावर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, जस्ट एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ओलियम को फिर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इस पेज को फिलहाल स्किप कर दें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉमनली इसको तैयार किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ये मेथड जो है वो नीश थे, एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी के, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। सल्फर और ऑक्सीजन, ये इसके स्टेप्स हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में चेंज करते हैं, ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड में। प्रिंसिपल इसका ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हासिल की जाती है उसको कैसे हासिल किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइड, फिर जो है उसकी ऑक्सीडेशन करवा के सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ओलियम बनाया जाता है, डाइल्यूशन की जाती है ओलियम की, और फिर जो है किसी भी कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स वैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए, जस्ट एडिशनल यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। ये ओलियम की प्रोडक्शन हुई
हुई, ओलियम को वाटर में डिजोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। प्यूरिफिकेशन यूनिट जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ को, जैसे कि डस्ट है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, इनको रिमूव किया जाता है और पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट को बचाया जाता है, मीन के उसको अवॉइड किया जाता है। स्टेप्स जो कि प्यूरिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले डस्ट रिमूवर होता है। डस्ट रिमूवर विद द हेल्प ऑफ स्टीम के ज़रिए से डस्ट को रिमूव किया जाता है। कूलिंग पाइप्स जो हैं वो लेड पाइप्स होते हैं, लेड के बने हुए पाइप्स होते हैं, उनको यूज़ करके कूलिंग की जाती है गैसेस की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्क्रबर जो है उनको यूज़ करके जो कूल्ड गैसेस होती हैं उनकी वॉशिंग की जाती है बाय वाटर स्प्रे, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉट सोलुबल इन हॉट वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो वाटर के ज़रिए जो है उसको मज़ीद क्या कर लिया जाता है, स्क्रबर्स के ज़रिए मज़ीद प्यूरिफिकेशन की जाती है। ड्राइंग टावर के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है और इस टावर के अंदर कोक को यूज़ किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड मूव करता है डाउनवर्ड थ्रू कोक और इस तरह से ड्राइंग टावर में जो है वो मॉइस्चर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आर्सेनिक प्यूरीफायर जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स ऑफ FeOH थ्राइस यूज़ किए जाते हैं और हॉरिजेंटल शेल्व्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे AS2O3 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि आर्सेनिक को निकाल लिया जाता है आर्सेनिक के ऑक्साइड्स की फॉर्म में। टेस्टिंग बॉक्स के अंदर लाइट की बीम यूज़ की जाती है और उसके ज़रिए जो है वो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह की प्रेजेंस का पता लगाया जाता है और AS2O3 का भी पता लगाया जाता है। अगर तो सॉलिड पार्टिकल और इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट हो तो गैसेस को दोबारा जो है वो प्यूरीफाई किया जाता है और कॉन्टैक्ट टावर के अंदर प्री हीटेड गैसेस को 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करवाया जाता है वर्टिकल आयरन कॉलम्स में से जिनके अंदर कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड लगी हुई होती है और इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होता है और तकरीबन 269.3 केल्विन किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जस्ट जो है वो स्टार्ट करने के लिए तो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे लेकिन बाद में टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर SO3 को डिसॉल्व किया जाता है। 98% कंसनट्रेटेड H2SO4 में ओलियम बनाया जाता है जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो पहले भी डिस्कस कर ली हैं। अब हम पिछले पेज पे जाते हैं। पिछले पेज पे मैंने यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी थी सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, कलरलेस है, प्योर स्टेट के अंदर ऑर्डरलेस है, ऑयली लिक्विड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर से भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, हाई डेंसिटी होती है, हाई विस्कोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, हाई ग्रोस्कोपिक होता है, नमी को जज़ब कर लेता है, इस वजह से इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.834 होती है और फ्रीजिंग पॉइंट 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेल्सियस होता है और जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस तक। सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा वाटर के अंदर डाला जाता है इस तरह से कि बहुत ही बारीक सी धार की शक्ल में डाला जाता है ताकि स्प्लैशेस ना हो और ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। प्योर फॉर्म में जो है नॉन कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें तो फिर ये गुड कंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रीमली क्रोसिव है और स्किन के सारे टिश्यूज़ को ये बहुत सीरियसली जला सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आयनाइजेशन की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाला जाता है तो बाईसल्फेट आयन बनता है यानी HSO4 नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन बनता है और बाईसल्फेट आयन को फिर वाटर में इसकी आयनाइजेशन होगी तो SO4 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। डाई बेसिक या डाईप्रोटिक है, यानी इसने 2 प्रोटॉन दिए तो इट्स मीन कि ये डाई बेसिक है या डाईप्रोटिक है। डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये टूट के SO3 और H2O में कन्वर्ट होता है, इन्हीं दोनों से इसकी प्रोडक्शन हुई थी। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसको जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट और वाटर बनाता है तो इट्स मीन इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और ये 2 स्टेप्स में हुआ क्योंकि ये डाई बेसिक है तो ये जो साल्ट था इसमें से अगेन जो है वो प्रोटॉन रिमूव होगा तो इस तरह से जो है इसका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर इसमें भी सेम वैसा ही है, 2 स्टेप्स में ये होगा। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, जब जस्ट आप लोग बाई प्रोडक्ट्स और मेन प्रोडक्ट को याद रखें। इसमें रिएक्शन विद साल्ट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमारे पास जो है वो हीट करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, साल्ट और वाटर का, तो हमारे पास न्यू साल्ट और जो है वो एसिड प्रोड्यूस होंगे तो इनको भी 2 स्टेप्स में है, बल्कि एक ही स्टेप में ये हो रहा है। 2 साल्ट डिफरेंट साल्ट्स लिए हुए हैं तो उसके साथ रिएक्शन बताया हुआ है। मेटल्स के साथ इसके डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं और इसका रिएक्शन डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, जैसे नेचर ऑफ मेटल पे, कंसनट्रेशन ऑफ एसिड पे और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर कोल्ड और डाइल्यूट एसिड हम लेते हैं ना और उसका मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेन बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये मेटल्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और टिन। ठीक है, तो इनके साथ जो है इनके सल्फेट्स बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ना उनके साथ रिएक्शन नहीं, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
जो है वो रिएक्ट नहीं करता, यानी कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड वगैरह के साथ और गोल्ड के साथ। और विद सर्टेन मेटल्स हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव मेटल सल्फेट। कुछ मेटल जो कि लेस रिएक्टिव हैं उनके साथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मेटल सल्फेट्स बनाता है। ये इनके सल्फेट्स बने, साथ में वाटर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, लेस रिएक्टिव गैसेस के साथ वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है कॉपर, सिल्वर और मरकरी वगैरह के साथ। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये वाटर को रिमूव करेगा किसी भी स्पीशीज़ में से, ऑक्सैलिक एसिड में से वाटर रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। ये दोनों प्रोडक्ट याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड के केस में। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वाटर का रिमूवल करता है। इथाइल अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करके इथीन बनाता है और ग्लूकोज में से वाटर का रिमूवल करके कार्बन की प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा शुगर में से वाटर का रिमूवल करके कार्बन की प्रोडक्शन करता है और स्टार्च में से वाटर का रिमूवल करके कार्बन की प्रोडक्शन करता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करेगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, या फिर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से भी चेक कर लें। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इसकी +2 +4 हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब होता है कि स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है। सल्फर की भी 0 से जो है वो +4 में गई, तो ये भी इसकी भी ऑक्सीडेशन करवाई इसने। और H2S में भी सल्फर की इसने ऑक्सीडेशन करवा दी। और इसके अलावा यहाँ पे -2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, यहाँ पे 0 हो गई, तो -2 से 0 में जा रही है, इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। HBr की ऑक्सीडेशन ब्रोमीन में करवाई, HI की आयोडीन में करवाई। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट देखें रिएक्शन विद गैसेज। अच्छा, बाकी जो है ना साथ में ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो बहुत ईजी है, ये साथ में याद रख लीजिएगा। रिएक्शन विद गैसेज के साथ ये रिएक्ट करता है SO3 के साथ, ओलियम बनाता है, और अमोनिया के साथ जो है ये NH4 ट्वाइस SO4 बनाता है। रिएक्शन विद बेंजीन के साथ जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा और साथ में वाटर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस BaCl2 और लेड नाइट्रेट वगैरह के साथ, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट वगैरह के साथ मिलके इनके साल्ट्स बनाएगा, सल्फेट्स बनाएगा, और साथ में HCl और HNO3 की प्रोडक्शन होगी। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा कि पहले जो है 2 स्टेप्स में रिएक्शन लिखा है और फिर ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों को बता देती हूँ। KMnO4 H2SO4 FeSO4 इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो K2SO4 और MnSO4 साथ में वाटर और 5 Fe2SO4 थ्राइज। इसके अलावा यूजेस देखें सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट वगैरह बनाने के लिए। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह के कंपाउंड को रिमूव किया जाता है पेट्रोलियम में से। इसके अलावा HCl H3PO4 HNO3 और सल्फेट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज में और स्टोरेज सेल्स में यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग गैसेज। लैब रिएजेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में। इसके अलावा टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर्स और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फॉर सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के नेम, फार्मूला और ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी। तो सबसे पहले है H2SO3 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4 होती है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि S डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ OH होता है। ठीक है, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, SO3 था यहाँ पे SO4 हो गया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होती है और इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ OH आ गया। उसके बाद H2SO5 है, इसको हम कैरोज या पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होती है। अब ये चीज़ वही सेम आई, ये भी सेम आई, यहाँ पे डबल O और H आ गया। ठीक है, उसके बाद जी H2S2O3 जिसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और -2 एंड +6 दोनों ऑक्सीजन की जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दोनों तरफ जो है, एक तरफ सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ, और दोनों तरफ OH प्रेजेंट होता है। H2S2O4 जिसको डाईथायोनस एसिड कहते हैं या हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होती है। सल्फर के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं, दोनों सल्फर का आपस में सिंगल बॉन्ड होता है और दोनों तरफ जो है OH के साथ भी बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास H2S2O5, इसको जो है पायरोसल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड +3 होती है। दोनों सल्फर का आपस में सिंगल बॉन्ड और दोनों सल्फर के दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दोनों तरफ जो है OH के साथ सिंगल बॉन्ड। H2S2O नहीं, बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर जो था ना वो ये वाला था। एक सल्फर का दो तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दोनों सल्फर का आपस में सिंगल बॉन्ड और दोनों सल्फर का
का एक एक OH के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास H2SO6 है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है जिसको डाइथायोनिक एसिड कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि दोनों सल्फर का आपस में सिंगल बॉन्ड होता है और दोनों ऊपर नीचे जो है ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड होता है और साइडों पे OH के साथ एक एक बॉन्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है H2S2O7 जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है जिसको ओलियम कहते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसमें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि दोनों सल्फर्स का आपस में ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के जरिए जो है दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से। दोनों सल्फर का ऊपर नीचे जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड होता है और दोनों साइडों पे OH के साथ बॉन्ड होता है। H2S2O8 जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है जिसको मार्शल्स पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि दोनों सल्फर के दरमियान 2 ऑक्सीजन आ गए और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर वाला आ गया, ठीक है। इसके अलावा H2S3O6 है बेसिक, अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक यूनिट जो है बेसिकली इन ऑक्सो एसिड में, पर ऑक्सो एसिड में जो है वो ये होता है यानी कि HSO2 होता है, और S2 का मैंने पहले आपको बता दिया कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पे S2 की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16 ग्रुप भी कवर हो गया। अब हम 17 ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। मीन के हम हैलोजेंस को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद नोबल गैसेस को, देन D ब्लॉक एलिमेंट्स, और D ब्लॉक एलिमेंट के बाद F ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन कुछ हद तक कवर हो जाएगी। फिर हमने एक और जनरल सा चैप्टर करना है और उसके बाद जो है हम बाकी नेक्स्ट मूव करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, और कुछ और चैप्टर्स भी रहते हैं, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करनी है। तो मेन ब्रांचेस तो हमारे पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हैं। तो हम अगर इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बाकी को तो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं क्योंकि वो माइनर में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग दिल लगा के पढ़ें, सीक्वेंस में पढ़ें, रेगुलरली अपना लेक्चर कवर किया करें, ताकि जो है वो आपका सीक्वेंस जब बनता है ना किसी चीज़ का तो इंसान का ऑटोमेटिकली दिल करता है उस चीज़ को करने को। तो बस कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन चाहिए आप लोगों की। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।